गुड मॉर्निंग। आज विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 6 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स के सेट बनाए थे, जो कि हमने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया था। सेट 8 बना करके हमने अपलोड किया। अभी रे ऑप्टिक्स के कुछ और भी वीडियो हम बीच बीच में डालते रहेंगे, हम पहले भी बोल चुके हैं। आज हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर में वापस आ रहे हैं, और जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, तो आज का जो एक टॉपिक होगा एक 5 नंबर का टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है, और इसी टॉपिक पर आज हमारा पूरा क्लास होगा। तो टॉपिक है कूलाम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या करें, या कूलाम का नियम लिखें एवं सत्यापित करें। हमारा टॉपिक जो है कूलाम का नियम लिखें एवं सत्यापित करें, या कूलाम का नियम क्या है व्याख्या करें। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, फिर से सुनिएगा ठीक से, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के, वर्ड को नोटिस करना है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोग थोड़ा सा इस बात पहले इसको बोर्ड पर लिख करके हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत से इसमें वर्ड को नोटिस करना होगा। कहता है कि कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलाम का नियम है। अब यदि कूलाम का नियम लिख दिए तो इसमें स्टूडेंट के नज़रिए और टीचर के नज़रिए में फ़र्क समझिएगा। आप केवल इस नियम को पढ़ लेते हैं और याद कर लिए, हो गया। लेकिन यदि एक टीचर के नज़रिए से इसको देखिएगा तो इसमें कहाँ कहाँ पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो 2, ये ज़रूर याद रखना होगा कि कूलाम का नियम दो आवेशों के लिए लागू होगा। इस पॉइंट को जरूर नोटिस कीजिएगा कि कूलाम का नियम जब भी लागू होगा दो आवेशों के लिए लागू होगा। इस वर्ड को, इस पॉइंट को जरूर नोटिस करना है कि कूलाम का नियम दो आवेशों के लिए लागू होगा। दूसरा वर्ड आपको नोटिस करना है स्थिर, यानी कूलाम का नियम जो लागू होगा वो स्थिर आवेशों के लिए लागू होगा। आवेश गतिमान नहीं होना चाहिए, आवेश चलयमान नहीं होना चाहिए, आवेश गतिशील नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि कूलाम का नियम जब लागू होगा तो दो आवेशों के लिए लागू होगा, इस वर्ड को नोटिस करना है। दूसरा आपको ये नोटिस करना है कि कूलाम का नियम स्थिर आवेश के लिए लागू होगा। कूलाम का नियम जब भी लागू होगा, स्थिर आवेश रहेगा तो ही लागू होगा, गतिमान आवेश रहेगा तो लागू नहीं होगा। इस पॉइंट को जरूर नोटिस करना है। तीसरा आपको वर्ड को नोटिस करना है बिंदु आवेश। ये भी जरूर नोटिस करना है कि बिंदु आवेश के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। और बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ, यह भी आपको समझना होगा, यह भी आपको जानना होगा। जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा, हम लोग थ्योरी में समझने और समझाने के दौरान हमेशा बोलते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5 कूलम आवेश है। यहाँ पर मतलब कहाँ पर, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 5 कूलम आवेश है, मान लीजिए यहाँ 10 कूलम आवेश है, मान लीजिए यहाँ 15 कूलम आवेश है। तो 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, यहाँ पर मतलब कहाँ पर, किस जगह पर, तो बिंदु पर। ये बिंदु है बहादुर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यदि हम बात करें बिंदु आवेश, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट का सवाल था पीछे के वीडियो में कि सर हम लिखवाए हैं कहीं पर कि वस्तु के बीच, दो द्रव्यमान के बीच में आकर्षण होता है। हमें लिखवाए थे पिछला वीडियो में कि आवेश और द्रव्यमान में जब अंतर बता रहे थे कि दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण होता है, दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण होता है, जबकि दो आवेशों के बीच आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। ऐसा हमने एक पॉइंट लिखवाया था। तो एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर दो द्रव्यमान के जगह पर दो वस्तु नहीं हो सकता है कि दो वस्तु के बीच आकर्षण होता है? हो सकता है बहादुर, क्योंकि द्रव्यमान पॉसिबल नहीं है। हम आपसे कहेंगे कि 2 kg द्रव्यमान दीजिए, हम आपसे कहेंगे कि 2 kg द्रव्यमान दीजिए, तो 2 kg अब द्रव्यमान नहीं दे सकते। 2 kg लोहा दे सकते हैं, 2 kg चीनी दे सकते हैं, 2 kg कंकड़ दे सकते हैं, 2 kg आटा दे सकते हैं, 2 kg चावल दे सकते हैं, लेकिन 2 kg द्रव्यमान नहीं दे सकते। द्रव्यमान कोई चीज़ है नहीं जिसको निकाल के दिया जा सके, नहीं। द्रव्यमान किसी वस्तु की मात्रा होती है, किसी पदार्थ की गुण होता है। जैसे मान लिया हम किसी को कहते हैं ना कि किसी को हम हंसते हुए देखे, किसी को आपने हंसते हुए देखा, तो हंसते हुए देखा तो हंसना मतलब क्या चीज़, आपने क्या देखा? हंसते हुए देखा मतलब क्या देखा? उसका मुंह खुला हुआ था, बस इतना ही तो देखा आपने। लेकिन नहीं, वो एक एक्सप्रेशन है वही चेहरा, वही खुला हुआ है, लेकिन ये एक अनुभव है, एक एहसास है। फिर हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, बिंदु आवेश पर वापस आते हैं। करें कि यदि हम कहीं पर कहते हैं कि यहाँ पर 5 कूलम आवेश है, यहाँ 10 कूलम आवेश है, यहाँ 20 कूलम आवेश है, तो ये बिंदु आवेश है बहादुर, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम आवेश जब भी देंगे किसी वस्तु पर देंगे, जब भी आवेश देंगे हम किसी वस्तु पर देंगे, और वस्तु को यहाँ बिंदु माना जाता है। इसीलिए नोटिस जरूर कीजिएगा कि कूलाम का नियम 2 आवेशों के लिए लागू होगा, स्थिर आवेशों के लिए लागू होगा, बिंदु आवेशों के लिए लागू होगा। ये 3 पॉइंट अभी आपको नोटिस करना है। कूलाम के नियम पढ़ते समय, याद करते समय इसको जरूर नोटिस कीजिएगा कि कूलाम का नियम 2 आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, और बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। अब आगे आते हैं, आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल। ये आपका विद्युतीय बल है। आवेशों के बीच, हम 11th में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जब पढ़ा रहे थे कि आवेशों के बीच विद्युतीय बल लगता है, द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। 2 द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल लगता है, और आवेशों के बीच जो है विद्युतीय बल लगता है। तो ये हमारा है विद्युतीय बल। आवेशों के परिमाण के, फिर अब यहाँ पर इस वर्ड को नोटिस करना है, इस वर्ड को नोटिस करना है, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ पर परिमाण को जरूर समझना जरूरी है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई आवेश Q1 है जो 5 कूलम है प्लस में, और कोई Q2 है जो -10 कूलम है। तो यहाँ पर जो गुणनफल करना है, मतलब Q1 × Q2 करना है, तो 5 गुना -10 नहीं करना है। यहाँ हम लोग को यही करना है कि 5 गुना 10,
क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होती है। जरूर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर हमें प्लस और माइनस से नहीं देखना है, बस डायरेक्ट जो भी रहेगा, प्लस रहेगा तो भी, माइनस रहेगा तो भी, हम लोग केवल मान का गुना करेंगे। याद रखिएगा, केवल हम लोग मान का गुना करेंगे। तो शुरू से फिर से एक बार आते हैं। कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब सीधा समानुपाती, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आप लोग पढ़े होंगे। तो परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके दोनों आवेशों के बीच जो दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोग अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। यदि उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल F हो तो, देखिएगा ध्यान से, ये दो बिंदु आवेश है, यह आवेश है Q1 और यह आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी है R। दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R। तो और कहता है कि दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। यदि उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल F हो तो। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारा रूल है। कूलाम का नियम कहता है कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। तो चलिए देखते हैं उनके बीच लगने वाला, पहले कूलाम का नियम से, कूलाम के नियम से लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, दूरी है r, वर्ग हो गया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, मतलब 1 के बटा में। तो उनके बीच लगने वाला बल जो है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये समीकरण 2 हुआ। यही हमारा रूल कह रहा था। अब हम इसके आगे अब अपने कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे, थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक जो भी हम लिखे हैं ये नियम से है, जो नियम में कह रहा था वो साफ साफ उसी के अनुसार था। अब हम अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे थ्योरी को। समीकरण 1 एवं 2 को एक साथ लिखने पर, समीकरण 1 एवं 2 को एक साथ लिखने पर, दोनों को एक साथ लिखिएगा तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर।
F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिए, कांस्टेंट देंगे K, Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर, समीकरण 3, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है। K क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है। समानुपातिक नियतांक का मतलब हुआ समानुपाती के चिन्ह के बदले में आने वाला नियतांक। ये आपको 11th में पढ़े होंगे, बहुत बार हमने बताया है कि जब भी इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे और कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये समानुपाती का चिन्ह देंगे। ये रूल दोनों चलेगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे और कांस्टेंट को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह देंगे। कुछ स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर के ही क्यों देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आप के के जगह पर कोई भी ABCD लिख सकते हैं। ABCD जो आपको मन करे वो आप के जगह पर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप के जगह पर मान लीजिए आपने लिखा A, तो लिखना होगा जहाँ A एक समानुपातिक नियतांक है, और क्या, कुछ नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रयोग से ध्यान दीजिएगा, प्रयोग से, कैलकुलेशन से, गणना से, और किसके प्रयोग से? तो ये हमारे प्रयोग से नहीं, कूलाम के प्रयोग से। कूलाम जब ये थ्योरी डेराइव कर रहे थे, कूलाम जब ये थ्योरी दे रहे थे, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया, क्या पाया कि के का जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। थोड़ा सा आप लोग पढ़ने के लिए सीखिएगा। इसको पहले तो लिखिएगा, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे इसको एलिमेंट, सदस्य पढ़ते होंगे, एलिमेंट पढ़ते होंगे, तो ये एलिमेंट है जो आप लोग पढ़ते होंगे मैथ में। उसके अनुसार हम लोग फिजिक्स में इसको एप्साइलन बोलते हैं, एप्साइलन। ऐसे हम एप्सिलन बोलते हैं, एप्साइलन बोलने में थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है, तो एप्साइलन ऐसे रियल में लिखा जाता है। तो एप्सिलन, और यहाँ 0 दिया गया है तो एप्सिलन नॉट, और r दिया गया है तो एप्सिलन r। तो k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से कूलाम ने क्या पाया कि 1/4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन r। आगे बढ़ते हैं, जहाँ एप्सिलन नॉट क्या है? तो शून्य की परम विद्युतशीलता, शून्य की परम विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो शून्य की परम विद्युतशीलता, और इसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलाम स्क्वायर। और ये फिक्स वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो फिक्स है। शून्य की परम विद्युतशीलता कहें, या शून्य की परम विद्युतशीलता जो दिया हुआ है, निर्वात की परम विद्युतशीलता कहिए, तो ये फिक्स वैल्यू है, ये बदलने वाला नहीं है। इसके बाद एप्सिलॉन आर क्या है? माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर का मान जो है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। ये जो आप देख रहे हो माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, तो ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। हम आपको अभी जस्ट बताएंगे कुछ देर बाद कि वायु का कितना होता है, धातु का कितना होता है, पानी का कितना होता है। तो अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है। एप्सिलॉन आर के जो नाम हैं वो भी अलग अलग होते हैं। बहुत से जगहों पर अलग अलग आपको नाम मिलेगा, जैसे माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, या सापेक्षिक परावैद्युता, या आपेक्षिक परावैद्युता, या द्विविद्युत नियतांक, या परावैद्युत नियतांक, या SIC, ये सब इसी के नाम हैं, एप्सिलॉन आर के ही। और यदि कुछ स्टूडेंट का सवाल आ सकता है कि सर विद्युतशीलता क्या है, तो विद्युतशीलता के बारे में हम आपको आगे के 2-3 वीडियो में, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में ही हम बता सकें कि विद्युतशीलता क्या है। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को ध्यान से समझिएगा।
तो एप्सिलॉन नॉट का मान इतना हो गया, एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अब हमने इतना देख लिया, तो आगे पढ़ते हैं। के का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो आप के देख रहे हो, ये के आपका सामने है, इस के का मान समीकरण 3 में रखने पर, मतलब यहाँ पर हम के का मान रखेंगे तो क्या आएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। के का मान हमने रख दिया, के का मान यहाँ पर हमने रख दिया। अब Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर केवल उतार देना है, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। ये जो आप समीकरण देख रहे हो, समीकरण 4, ये क्या है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो आवेशों के बीच माध्यम में, दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम के नियम का समीकरण है। दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम के नियम का समीकरण है। अभी यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो आप यदि बोर्ड पर से उतारना चाहते हैं तो आप बोर्ड पर देख करके उतार सकते हैं, ऐसे हम नोट्स आपको भेज देंगे, नोट्स में भी आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले करके या पुश करके आप उतार सकते हैं। और इसके आगे जो है हम बताएंगे, थोड़ा सा पहले हम इस सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। कोई भी सूत्र, हम 11th में जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़े हैं उनको पता होगा कि कोई भी सूत्र जब आप पढ़ते हो, याद करते हो, तो ये पता होना चाहिए कि उसका यूज कहाँ करना है। कोई भी सूत्र यदि आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी सूत्र आप याद करते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उस सूत्र का इस्तेमाल कब करना है, उस सूत्र को जगह किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम के नियम का समीकरण है। यानी कहीं भी दो आवेश दिया हो और माध्यम में बल निकालना हो, साफ साफ समझिएगा, दो आवेशों के बीच माध्यम में बल निकालने का एकमात्र सूत्र है यही, बस सीधा सीधी बात, टेंशन नहीं लेना। दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाला बल निकालना हो, ध्यान दीजिएगा बहादुर, दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बल का एकमात्र सूत्र यही होता है। इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। दो आवेश दिया हो, माध्यम के बीच बल निकालना हो, तो यही हमारा एक फार्मूला होता है, हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पहले बता चुके हैं, जरूर ध्यान होगा कि हम लोगों को माध्यम नहीं पढ़ना। पूरे 11th और 12 में हम पहले ही बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं कि हम लोगों को माध्यम नहीं पढ़ना, माध्यम की जगह पर हवा पढ़ना है, निर्वात पढ़ना है, शून्य पढ़ना है। शून्य कहिए, हवा कहिए, निर्वात कहिए, मुक्त आकाश कहिए, मुक्त आकाश कहिए, शून्य कहिए, निर्वात कहिए, वायु कहिए, हवा कहिए। हम लोगों को पूरे सेकेंड ईयर में चारों पांचों का मतलब जो है सेम ही है, एक ही मतलब है। अब इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों को माध्यम नहीं पढ़ना है, हम लोगों को वायु पढ़ना है, हवा पढ़ना है, निर्वात कहिए, शून्य कहिए, मुक्त आकाश कहिए, इनके लिए पढ़ना है। तब हम थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रयोग से
वायु कहें, वही बात हम बोल रहे हैं, वायु कहें, शून्य कहें, निर्वात कहें, प्रयोग से वायु के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान है वो 1 होगा। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना है? 1। अब ये चेंजिंग नहीं है बहादुर। और कोई कहे कि सर एक ही क्यों होता है? तो नहीं, ये होता है तो होता है, इसमें कोई तर्क नहीं है। ये प्रयोग से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि एप्सिलॉन आर का मान वायु के लिए 1 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 में हम लेके चलते हैं तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर के जगह पर तो हमने 1 रख दिया, Q1 × Q2 बटा R²। फाइनली F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 बाई R²। समीकरण नंबर 5। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई R²। समीकरण 5। समीकरण 5 दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम के नियम का समीकरण है। जो समीकरण 4 आप देख रहे थे ये माध्यम में लगने वाला बल है। माध्यम में, वर्ड को नोटिस कीजिएगा, माध्यम में लगने वाले बल का सूत्र है, और ये वायु में लगने वाले बल का सूत्र है। ये माध्यम में लगने वाले बल का सूत्र है, ये वायु में लगने वाले बल का सूत्र है। थोड़ा सा हम आपको इजी कर देते हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोगों को माध्यम पढ़ना ही नहीं है। ये बात हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोगों को माध्यम पढ़ना ही नहीं है, हम लोगों को वायु पढ़ना है, निर्वात पढ़ना है। तो इस सूत्र को आप भूल ही जाइए, दिमाग से ही निकाल दीजिए, और इस सूत्र को आसान शब्द में याद कीजिए कि दो आवेशों के बीच बल निकालने का एकमात्र सूत्र यही है। बस वायु, माध्यम, विद्युतीय बल सब भूल जाइए, बस सीधा सीधा याद कीजिए कि दो आवेशों के बीच बल निकालने का सूत्र मात्र एक ही है, यही दो आवेशों के बीच बल निकालने का ये एकमात्र फॉर्मूला है। क्योंकि अब ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे सेकेंड ईयर में बल के केवल आपको 36 सूत्र मिलेंगे, केवल बल के। अब कौन सा बल कहाँ इस्तेमाल होगा, किस बल के सूत्र का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये दिमाग चक्कर खाने लगेगा। इसलिए आसान शब्दों में आप जैसे जैसे बताया जाए उसे याद कीजिए कि ये जैसे बल का सूत्र है, ये बल का सूत्र इस्तेमाल कब करना है, तो दो आवेशों के बीच बल निकालने का एकमात्र फॉर्मूला यही है। कहीं भी दो आवेश दे और उसके बीच बल निकालना हो तो ये एकमात्र सूत्र है। दो आवेशों के बीच बल निकालने का एकमात्र फॉर्मूला ये होता है। ये हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट हुआ। तो हम लोग इसके बारे में जो है अभी और भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा थ्योरी से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन 5 नंबर का जो कूलाम का नियम टॉपिक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि कूलाम का नियम लिखें और सत्यापित करें, कूलाम का नियम लिखें और सिद्ध करें, तो वो हमारा इतना ही हुआ। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ नोट, कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अभी हमें बहुत सी चीज़ें इसके बारे में जानना है। तो अगला वीडियो जो है हमारा केवल कूलाम के नियम पर आधारित नोट ही होंगे। कम से कम हम आपको 10-12 नोट जो है कूलाम के नियम पर आधारित बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।